हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे S1 पेपर की इकाई 5 के ऊपर, जो हम लोग का इकाई का नाम है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, यानी कि स्कूल एंड एजुकेशन पॉलिसी। तो आज हम लोग S1 पेपर के आखिरी यूनिट को देखेंगे। इससे पहले इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुका है। तो आज हम लोग इकाई 5 को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलते अपने पहले पॉइंट्स के ऊपर। आज का हम लोग का पहला पॉइंट्स है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोल नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? अवकाश होता है, यानी कि लीजर होता है। जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है स्कोला या स्कोल नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? अवकाश, यानी कि लीजर होता है। आगे हम लोग देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय का क्या परिभाषा है। तो जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की दिशा या शिक्षा उस उद्देश्य से दी जाती है। यानी कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों को शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। यानी कि जॉन डीवी ने बोला है कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास क्या हो? वांछित दिशा में, यानी कि सही दिशा में हो। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विद्यालय वे संस्थाएं हैं, विद्यालय क्या है? विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य समाज द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में मदद कर सके। यानी कि विद्यालय क्या है? विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में मदद मिल सके। आगे हम देखते हैं विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि विद्यालय में क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं छात्रावास भवन, यानी कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट सबका क्या है? छात्रावास भवन होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, पुस्तकालय होनी चाहिए, बाग बगीचा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साइकिल स्टैंड या फिर शौचालय होना चाहिए, असेंबली हॉल भी होना चाहिए। तो विद्यालय में ये सब क्या होनी चाहिए? ज़रूरत की चीज़ों है जो एक विद्यालय के हमेशा होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं क्या क्या होती है। एक अच्छे विद्यालय भवन की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल बिल्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना। यानी कि विद्यालय के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक पर्याप्त स्थान होना चाहिए। स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना है, यानी जो स्थान है वो कैसा वातावरण में होना चाहिए? स्वास्थ्यवर्धक मतलब वातावरण में होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो। क्योंकि विद्यालय में बच्चे पढ़ने आएंगे तो अगर आसपास में ज़्यादा शोरगुल होगा तो वहाँ पे क्या होगी? पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आपका तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक ढंग से बनावट। चौथा पॉइंट आपका क्या है? सामर्थ्य तथा उपयोगिता। पांचवा पॉइंट आपका क्या है? कम लागत तथा लचीलापन। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना। और आपका आठवां क्या है? विद्यालय भवन की सजावट। तो ये सब क्या है? एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय भवन का निर्माण कैसे कैसे होना चाहिए ताकि वो विद्यालय ज़्यादा दिन तक चल सके या फिर अच्छा विद्यालय के रूप में वो समाज के सामने आए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है नींव, यानी किसी भी इमारत के निर्माण में नींव का विशेष महत्व होता है। अगर किसी भी इमारत, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो सबसे पहले क्या उसका नींव क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ताकि वो विद्यालय ज़्यादा दिन तक टिक सके। भूकंप रोधी होना चाहिए। तो विद्यालय भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए? उसका इमारत कैसा होना चाहिए? उसका नींव हमेशा अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो विद्यालय ज़्यादा दिन तक चल सके। आपका दूसरा पॉइंट क्या है? दीवारें। भवन की दीवारें ईंट एवं पत्थर की होनी चाहिए। एक भवन की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। यानी कि एक भवन की जो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। यदि बड़ा मंजिल का भवन बनाना हो तो नीचे की दीवार की चौड़ाई 18 इंच होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है? फर्श। तीसरा पॉइंट क्या हम लोग क्या है? फर्श, यानी कि विद्यालय भवन की फर्श मजबूत एवं चिकनी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिन तक चले एवं सफाई अच्छे से हो सके। जो विद्यालय का भवन होता है उसकी फर्श कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? चिकनी होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके? वहाँ पे साफ सफाई आसानी से हो सके। आपका चौथा पॉइंट क्या है? विद्यालयों की मंजिलें। रायबर्न ने कहा है कि
विद्यालय भवन एक ही मंजिल का हो, क्योंकि इससे प्रधानाध्यापक को विद्यालय के सभी कार्यों का निरीक्षण करने में सुविधा होती है। यानी कि जो विद्यालय का जो मंजिल होता है उसका कैसा एक ही मंजिल होना चाहिए, किनके अनुसार, रायबर्न के अनुसार, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर विद्यालय का भवन एक मंजिल होगा तो क्या होगा, इससे प्रधानाध्यापक सभी कक्षाओं में जाकर सभी क्या क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं हम लोग कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए। तो कक्षा का आकार छात्रों की संख्या पर निर्भर होता है। कक्षा का आकार कैसे होता है, छात्रों की संख्या पर निर्भर होता है, लेकिन फिर भी कक्षा का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 40 छात्र आराम से बैठ सके। यानी कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए ताकि विद्यालय के जो भवन में हो कितना बच्चा, कम से कम एक कक्ष में 40 बच्चा आसानी से बैठ सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश द्वार। भवन में इतने प्रवेश द्वार होने चाहिए कि जिससे विद्यालय भवन 4 मिनट में खाली हो सके। यानी कि विद्यालय में प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि विद्यालय के भवन कैसे कितने मिनट में, आपके 4 मिनट में क्या हो सके, विद्यालय की भवन खाली हो सके। मुख्य प्रवेश द्वार कम से कम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए मुख्य प्रवेश द्वार, कम से कम 2 होने चाहिए। और विद्यालय के में कम से कम 2 डोर होना चाहिए, दरवाज़ा होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से क्लास से बाहर आ सके या फिर जा सके। आगे हम देखते हैं प्रकाश व्यवस्था, यानी कि विद्यालय में रोशनी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। विद्यालय की कक्षाओं में पर्याप्त मात्रा में रोशनदान एवं खिड़कियां होनी चाहिए, जिससे कक्षा में पर्याप्त प्रकाश रहे। यानी कि विद्यालय का भवन हो उसका निर्माण कैसे होना चाहिए, ताकि विद्यालय में क्या हो सके, क्लास में क्या हो सके, आपको रोशनी उपलब्ध हो सके, ताकि बच्चे आसानी से देख सके और उसे मतलब हवा भी, फ्रेश हवा भी बच्चों को मिल सके। आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग, साइकिल स्टैंड, पेयजल एवं कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि तथा खेल के मैदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं विद्यालय के प्रकार, यानी कि विद्यालय के प्रकार कैसा होना चाहिए, फिर क्या क्या होता है विद्यालय के प्रकार। तो विद्यालय शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, आपको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, प्राथमिक विद्यालय, दूसरा आपका है उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीसरा आपका है माध्यमिक विद्यालय और चौथा आपका क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। यानी कि विद्यालय के प्रकार कितने हैं, 4 हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वह विद्यालय क्या कहलाता है, आपका प्राथमिक विद्यालय कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक विद्यालय। क्या आपका नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक विद्यालय। जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, तो आपको आसानी से बताना है क्या कि क्लास 6 से लेकर 8 तक की अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह विद्यालय कैसा होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। आगे देखते हैं तीसरा आपका क्या है, माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9-10 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी क्लास 9 तो क्लास 10 की जहाँ पर शिक्षा मिलती है वह कैसी विद्यालय होती है, आपका माध्यमिक विद्यालय होती है। चौथा आपका है उच्च माध्यमिक विद्यालय। क्या है आपका, उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। कहाँ तक की शिक्षा, क्लास 11 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वैसे विद्यालय क्या कहलाता है, आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय कहलाता है। तो विद्यालय के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और आपका लास्ट क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब आगे देखते हैं हम लोग NCF 2005। क्या है, NCF 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठचर्या का निर्माण करना एवं निर्धारण करना। जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है 2005, इसका क्या तात्पर्य है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है या फिर पाठचर्या का निर्माण करना एवं निर्धारण करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, दूसरा NCF 2005 का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है, NCERT है। यानी कि जो NCF 2005 है उसका निर्माण करने वाली संस्था कौन सा है, आपका NCERT है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 वर्तमान समय की शिक्षा का सर्वाधिक नवीनतम रूप है। NCF 2005 क्या है, वर्तमान समय की जो शिक्षा है उसका क्या है, सर्वाधिक नवीनतम रूप है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, NCF 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल, कौन, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय समूहों का गठन किया गया। जो आपका NCF 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 कितना 21 राष्ट्रीय समूहों का गठन किया गया था। NCF 2005 के निर्माण का आधार क्या था,
1993 शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, बिना बोझ के होना चाहिए, बच्चों को बोझ नहीं लेना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। आगे आपका है एनसीएफ की समीक्षा की सिफारिश कब हुआ था या कौन किया था, एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एनसीएफ की समीक्षा की सिफारिश किसने किया था, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आगे आपका नेक्स्ट है संशोधित दस्तावेज एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से आरंभ होता है। जो आपका संशोधित दस्तावेज कौन सा, एनसीएफ 2005 का जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से क्या होता है, आरंभ होता है या शुरू होता है। आगे देखते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। आपका पहला है विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। विद्यालय के ज्ञान को कहाँ से, बाहर के ज्ञान से या बाहर के जीवन से जोड़ना। आपका दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा पूर्ण रूप से रटंत प्रणाली से मुक्त हो। शिक्षा कैसा होना चाहिए, रटंत प्रणाली से कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, पाठचर्या इस प्रकार संबंधित हो कि बालक का चहुमुखी विकास हो बजाय पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो। कैसा होना चाहिए बच्चे का विकास, पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर चहुमुखी विकास होना चाहिए। आपका चौथा पॉइंट क्या है, परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। यानी कि जो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सिद्धांत क्या था, चौथा आपका है कि परीक्षा को अधिक से अधिक कैसा बनाना, लचीला बनाना, आसान बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। आपका पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा सिद्धांत क्या है आपका, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो यह आपके एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत। अब आगे बात करेंगे इसकी विशेषताएं के बारे में कि एनसीएफ 2005 की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट्स है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में प्रत्येक छात्र हेतु शिक्षा के लिए उनके कम से कम स्तर को सुनिश्चित किया जाना। इस पाठचर्या के अंतर्गत संपूर्ण देश में 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था की गई। जो आपका एनसीएफ 2005 था उसके अनुसार कैसा शिक्षा व्यवस्था किया गया, 10+2+3 की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं हम लोग, इस राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का या मुख्य विषय क्या था, बच्चों के शिक्षा कैसा होना चाहिए, बोझ के, बिना बोझ के होना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो शिक्षा है उसको बोझ नहीं लेना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर बच्चों को शिक्षा बोझ लगेगी तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों को मतलब ऐसा लगे कि शिक्षा क्या है, बिना बोझ के हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पाठ्यक्रम स्तर का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पाठ्यक्रम स्तर का पुनः क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा एवं उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पॉइंट है एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र यानी कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा तथा अंग्रेजी को प्रमुखता में रखा गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना ये क्रियाएं पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना क्रियाएं कैसा है, पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों को प्रगति की एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये अभी जो बात की हम लोग किसके ऊपर बात किए, एनसीएफ 2005 के ऊपर बात किए। अब हम लोग बात करेंगे बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि बीसीएफ के ऊपर बात करेंगे। बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 BCF 2008। सबसे पहले इसमें पॉइंट्स आपका है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 में बच्चों के घर की बोली या उनकी मातृभाषा को उनके सीखने का सबसे मजबूत आधार माना गया है। जो आपका एनसीएफ 2005 है और बीसीएफ 2008 में बच्चों के जो घर की भाषा है, घर की जो बोली है, उनकी मातृभाषा को उनके सीखने का सबसे मजबूत आधार माना गया है। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, यह शिक्षण शास्त्र का सिद्धांत है क्योंकि बहुभाषिकता बिहार की भूगोल की पहचान है। यानी कि बच्चों को जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए, यह शिक्षण शास्त्र का मान्य सिद्धांत है क्योंकि बहुभाषिकता क्या है, बिहार के भूगोल की पहचान है। आगे हम लोग देखते हैं बीसीएफ 2008 का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008। क्या होता है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, जिसे हिंदी में बिहार पाठ्यक्रम ढांचा
2008, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बिहार पाठ्यक्रम ढांचा 2008 या बिहार पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2008 के नाम से जानते हैं। ये बिहार द्वारा खुद के राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। इसमें इन्होंने अपने शिक्षा में कुछ बदलाव करते एवं अपने राज्य के बच्चों, समुदाय एवं समाज या फिर गांव को ध्यान में रखते हुए अलग पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे BCF 2008 के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, नोट में है पॉइंट्स आपका कि बिहार पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2008, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में 9 अध्याय, कितने अध्याय, 9 अध्याय हैं, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से क्या है, अधिक है। जो बिहार पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2008, उसमें क्या है, कितने अध्याय हैं, 9 अध्याय हैं, जो क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उससे अधिक है। आगे हम लोग देखते हैं BCF 2008 के सिद्धांत क्या क्या है, यानी कि जो आपका BCF है उसका सिद्धांत क्या क्या है। तो इसमें पहला आपका है BCF 2008 के निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार है, जिसमें पहला क्या है आपको, स्कूल से बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा, स्कूलों से बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा को प्रदान करना, एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षण अधिगम रणनीतियों को नया स्वरूप देना। क्या कहा गया दूसरा पॉइंट्स में कि एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षण अधिगम रणनीतियों को नया स्वरूप देना। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना, मतलब सही करना। जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करना, सहायता करना, और कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना या फिर अच्छा बनाना या फिर मतलब सही करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सर्वांगीण विकास और बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता एवं एहसास कराने में मदद करना। सर्वांगीण विकास और बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों को एक सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए पोषण करना, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो। आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो विद्यालय का प्रमुख कार्य बालकों की शिक्षा प्रदान करना होता है। विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है। यानी कि विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है, बच्चों को शिक्षा देना, और इसे पूरा करने के लिए वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ होती है, जो कुछ भी क्रियाकलाप होती है, तो हम लोग उसका क्या नाम देते हैं, पाठ्यक्रम का नाम देते हैं। किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उपविषयों एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं सुलभ प्रस्तुति ही पाठ्यक्रम कहलाता है। अगर विद्यालय में किसी भी तरह की क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना है, तो बच्चों को विषयों के बारे में, उप विषयों के बारे में या फिर संबंधित सामग्री की व्यवस्थित जो करना होता है या फिर उसको प्रस्तुत करना होता है, वो सब कैसे होता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही होता है। आगे हम देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो प्रक्रिया चलती है उसका माध्यम ही पाठ्यक्रम है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो भी प्रक्रिया चलती है उसका माध्यम क्या है, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम द्वारा यह निर्धारित होता है कि बालकों को क्या और कितना पढ़ाना है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही पता चलता है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। पाठ्यक्रम शिक्षक का भी कार्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है, शिक्षक के कार्य को भी निर्धारित करता है, जिसके अनुसार वह यह निश्चय करता है कि उसे वर्ष भर में कितना अध्ययन करना है और उसी के अनुसार वह अपनी तैयारी करता है। तो पाठ्यक्रम काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व क्या है या फिर उसकी आवश्यकता क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, समय और शक्ति का सदुपयोग होता है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव होता है, शिक्षा का स्तर समान रहता है, मूल्यांकन संभव सरल होता है और उद्देश्य की प्राप्ति संभव होती है। तो ये क्या है, आपकी शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व या फिर आवश्यकता में ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, चरित्र, दूसरा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य, तीसरा क्या है आपका, राष्ट्रीय विरासत, चौथा क्या है आपका, स्पष्ट चिंतन एवं पर्यवेक्षण, पांचवा क्या आपका है, ज्ञान एवं कुशलता, छठा क्या है आपका,
सौंदर्यानुभूति एवं अभिव्यक्ति। सातवां क्या है? नागरिकता। और आठवां क्या है आपका? सामाजिक एवं आर्थिक संबंध। तो ये 8 पॉइंट क्या आपके पाठ्यक्रम के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ सिलेबस है। अब आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या होता है यानी कि कैरिकुलम क्या होता है? तो पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है जिसमें विद्यालय की आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का सम्मिलित रूप होता है। पाठ्यचर्या क्या है? एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या होता है? विद्यालय के आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय जीवन में प्राप्त करता है। इनमें क्या होता है? वे सभी अनुभव आ जाते हैं जो बच्चे छात्र जीवन में या फिर छात्र विद्यालय जीवन में क्या करता है? प्राप्त करता है। तथा कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं सम्मिलित है, जबकि यह एक संदर्शिका होती है जिसका पाठ्यक्रम निहित रहती है। यह क्या होती है? एक संदर्शिका होती है जिसका पाठ्यक्रम क्या होता है? निहित रहती है। आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। क्या होती है? पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र को और अध्यापक को क्या करता है? जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए प्रयास करता है। अध्यापक क्या करता है? पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक विकास शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। क्या होती है? पाठ्यचर्या द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। इससे अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित होने से उनमें क्या होती है? एकाग्रता आती है। वे नियमित रहकर कार्य को करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? पाठ्यचर्या के माध्यम से ही होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पाठ्यचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल कार्यक्रम आते हैं। यानी कि पाठ्यचर्या में क्या होता है? कक्षा के जो निहित विषय हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं? स्कूल के कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट? टेक्स्ट बुक। तो पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है? पाठ्य प्लस पुस्तक। जो आपका पाठ्य पुस्तक है टेक्स्ट बुक, उसका क्या अर्थ होता है? पाठ्य प्लस पुस्तक। अर्थात पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। यह अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। यह क्या करती है? अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है और उनके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। यानी कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से क्या होता है? बच्चों में खुद से पढ़ने की प्रणाली विकसित होती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को एकजुट कर पाना क्या होता है? संभव हो पाता है। यानी कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? सभी जगह की गतिविधियों को क्या करते हैं? एकजुट करके क्या करते हैं? उसे अपने अंदर समाहित करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यह एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली समस्त अभिलेखों का दर्पण है। क्या है? यह एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली समस्त अभिलेखों का दर्पण होता है। कौन सा? टेक्स्ट बुक, जिसमें विद्यार्थियों को क्या और कितना पढ़ना है प्रतिबिंबित होता है। टेक्स्ट बुक में क्या होता है? विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है उसमें क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है, यानी कि छपा हुआ होता है। आगे हम लोग देखते हैं पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या क्या है। तो पाठ्य पुस्तक की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है? पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या आपका है? पाठ्य पुस्तक शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक द्वारा विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। चौथा पॉइंट आपका क्या है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण की अनेक कमियों को भी दूर करती है। यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या होता है? कक्षा शिक्षण की जो भी अनेक समस्या होती है उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब क्या आपके पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। और भी पॉइंट्स विशेषता में शामिल है। आपका पांचवा पॉइंट क्या है? पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन संभव हो पाता है। यानी कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या होता है? कक्षा का कार्य होता है तथा मूल्यांकन भी संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पाठ्य पुस्तकों के स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों की प्रेरणा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का संचय का साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों एवं मूल्यों का संचय करने का साधन है। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है।
पाठ्यपुस्तक क्या है? शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूएशन। तो मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। यह अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह क्या है? मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के इवोल्यूशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, मतलब किसी भी छात्र का जो भी ज्ञान वो प्राप्त किया है उसकी जानकारी क्या करते हैं हम लोग? प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। अब हम देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ इवोल्यूएशन। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या बात लिखा गया है कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी क्रिया की विशेषता को मानक शब्द चिन्ह अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो मापन शब्द होता है या फिर मापन के द्वारा क्या होता है, केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी क्रिया की विशेषता को क्या करते हैं हम लोग? मानक शब्दों या चिन्हों द्वारा क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्यवस्था की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। कैसे की जाती है? वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। आगे हम देखते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन का परिभाषाएं दिए हैं जो निम्न है। तो सबसे पहले बात करते हैं टार्सन एवं एडमंड्स के अनुसार क्या कहा गया है? मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है। क्या बोले हैं इन्होंने कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है? किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है। आगे हम देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। इन्होंने बोला है कि इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। आगे हम देखते हैं, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है। किनके अनुसार? कोठारी आयोग के अनुसार। तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह क्या है? यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा या शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इन्होंने बताया है कोठारी आयोग के अनुसार कि क्या है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आगे हम देखते हैं मूल्यांकन की आवश्यकताएं और महत्व। जिसमें पहला पॉइंट आपका क्या है? अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। आपका तीसरा पॉइंट क्या है? बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। चौथा पॉइंट आपका क्या है? बालकों का विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना। बालकों के विभिन्न श्रेणियों का पता लगाना। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना। आगे सातवां पॉइंट आपका क्या है? नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षा विधियों की खोज करना। आपका आठवां पॉइंट क्या है? बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। नौवां पॉइंट आपका क्या है? पाठ्यपुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। पाठ्यपुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। और आपका 10वां पॉइंट क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना। तो ये क्या आपके मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो ये थे आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया कि जो आपके S1 पेपर है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, उसके यूनिट 5 को देखें। तो इससे पहले यूनिट 4 तक वीडियो बन चुका है और आप लोगों में से कोई अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुका है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।